अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर फार्मेसी टेक्नीशियन का थोड़ा सा मुश्किल सब्जेक्ट जो कि है लॉ एंड एथिक्स के बारे में। अच्छा, लॉ एंड एथिक्स की तैयारी करने से पहले हमें दो तरीके से इसको ज़रा समझना है। पहली चीज़ ये कि दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक स्टूडेंट्स वो हैं जो कि स्टार्टिंग से ही, यानी कि जब सेशन स्टार्ट होता है तब से तैयारी शुरू करते हैं। एक स्टूडेंट वो होते हैं जो आखिरी 3 माह में अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप उन स्टूडेंट्स में से आते हैं जिनका सेशन अभी स्टार्ट हुआ है और वो अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसको प्रॉपर तैयार करें, यानी कि नोट्स बना के इसके एमसीक्यूज़ भी करें और इसका सब्जेक्टिव पार्ट भी आप तैयार करें। उसमें ये होगा कि आप जस्ट इसका कॉन्सेप्ट लेंगे और सब्जेक्टिव जो पार्ट है उसको आप समझेंगे और अपनी वर्डिंग में उसको लिख देंगे। बट वो स्टूडेंट जिनका तकरीबन 1 महीने या 1.5 महीने के बाद एग्ज़ाम है और वो ये चाह रहे हैं कि हम अपना लॉ एंड एथिक्स जो है वो प्रॉपर स्टार्ट करें और उसको प्रॉपर तैयार करें, तो उन बच्चों के लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस सब्जेक्ट को तैयार करने में आपको ज़रा टाइम लगेगा। तो उन सब बच्चों को मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप जो है इस सब्जेक्ट के जस्ट एमसीक्यूज़ तैयार कर लें। आप सब्जेक्टिव बेशक तैयार ना करें, आप अगर बाकी तमाम सब्जेक्ट्स अच्छे तैयार कर लेते हैं और इस सब्जेक्ट का जस्ट आप ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, तो आपका पेपर आराम से पास हो जाएगा। अब जो आपके क्वेश्चन ये है कि आपने जो ऑब्जेक्टिव है या एमसीक्यूज़ हैं वो करने कहाँ से हैं। तो जो आपके एमसीक्यूज़ हैं वो सारे के सारे जो मैं आपको लेक्चर्स दूँगी उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं आपको हाईलाइट करा दूँगी, उसी में से ही आपका एमसीक्यू जो है वो निकल आएगा और आपको जो है सब्जेक्टिव तैयार करने की ऐसा ज़रूरत पेश नहीं आएगी, क्योंकि हमें फ़ायदा ये है कि लॉ एंड एथिक्स में से कोई प्रैक्टिकल या वाइवा नहीं होता। सो आपने जस्ट इसका 30 नंबर का पेपर देना होता है, उसमें से भी अगर आप 15 नंबर की तैयारी अच्छी कर लें या आपके पास कोई एमसीक्यू बुक है वहाँ से लॉ एंड एथिक्स को आप अच्छा सा तैयार कर लें एमसीक्यूज़ की बेस पर, तो भी आपका पेपर जो है वो क्लियर हो जाएगा। ये मैं उन बच्चों के लिए कह रही हूँ जिनका एग्ज़ाम 1 से 1.5 महीने के बाद है, कि आप एक नए सब्जेक्ट पे फोकस करने की से बेहतर है कि आप जो है वो पुरानी चीज़ों को अच्छे से तैयार करें। अगर आपके बाकी सब्जेक्ट्स अच्छे से तैयार हैं तो पेपर में आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। बट वो बच्चे जिनके बाकी सारे सब्जेक्ट्स पहले से ऑलरेडी अच्छे से तैयार हैं, या वो बच्चे जो अभी जो सेकंड ईयर में न्यू आए हैं उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, वो लॉ एंड एथिक्स को मेरे साथ साथ तैयार करते जाएंगे। ठीक हो गया? तो दोनों तरह के बच्चों के लिए मैं साथ साथ एमसीक्यूज़ जो है वो आपको बताती जाऊँगी। उन एमसीक्यूज़ को आप जहन में रखते जाएंगे और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका हर तरह का एमसीक्यू पेपर में आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ लॉ एंड एथिक्स। कि लॉ क्या होता है। लॉ से मुराद होता है कानून और एथिक्स से मुराद होते हैं हम कह सकते हैं जी इखलाकियात के। कानून और इखलाकियात हमें एज अ मेडिकल प्रोफेशन क्या दर्स देते हैं कि हमें किन किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए और हमारी इखलाकी ज़िम्मेदारियाँ क्या क्या होती हैं। आपकी बुक में जो सबसे पहली चीज़ डिफ़ाइन की गई है वो है फार्मेसी लॉ। फार्मेसी लॉ क्या होता है? इट इज़ अ बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन का एक ऐसा मजमुआ होता है जो किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द ड्रग्स, जो कि दवाइयों के बारे में, कि दवाई कैसी है, किस तरह बनाई गई है, ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन, आपने दवाई को एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचाना है, एंड थेरेपी, और इस दवाई को आपने बीमारी के इलाज के लिए किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जो कानून है, कानून के अंदर जो सज़ाएँ हैं, कानून के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उन तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम कहते हैं फार्मेसी लॉ। नाम बता रहा है कि ये वो लॉ होगा जो ड्रग और ड्रग से रिलेटेड तमाम तरह के कवानीन को बनाने में हमारी मदद करेगा। दिस इंफॉर्मेशन इज़ यूज्ड बाय द लेगिस्लेटर्स। लेगिस्लेटर्स वो होते हैं जो कानून साज होते हैं, जो कानून बनाते हैं, कानून की लोगों को कानून सिखाते हैं, उनको लेगिस्लेटर्स कहते हैं। कि ये इंफॉर्मेशन हमारे कानूनदान इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वकील हो गए, ये या जज हो गए, ये इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हैं। या मेडिकल प्रोफेशंस भी जो जिन्होंने लॉ एंड एथिक्स पढ़ा हुआ होता है, क्यों इस्तेमाल करते हैं? टू इंश्योर, वो इस चीज़ को यकीन दहानी करते हैं डेट ऑल पार्टीज़ आर फुलफिलिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। पार्टीज़ से मुराद है लोग, यानी कि जितने भी मेडिकल प्रोफेशंस के लोग हैं, चाहे वो नर्सेज़ हैं, डॉक्टर्स हैं, डिस्पेंसर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, असिस्टेंट फार्मासिस्ट हैं, फार्मेसी टेक्नीशियन हैं, जो भी लोग हैं वो सब के सब अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों को अच्छे से पूरा कर रहे हैं। यानी कि मैं अगर एज अ फार्मासिस्ट कहीं पे जॉब कर रही हूँ तो मेरी ज़िम्मेदारी ये है कि मैंने ड्रग को ठीक तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक तरह से मैंने ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करनी है और ठीक तरह से मैंने पेशेंट की काउंसलिंग करनी है। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मेरी जो डिग्री है उसने मुझ पे ये फ़र्ज़ किया है कि मैंने सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचानी है। अगर मैं अपने इस काम के अंदर किसी भी तरह की कोई भी कोताही करती हूँ, कोई भी गलती करती हूँ और मैं पेशेंट को या कस्टमर को ठीक से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रही, मैं गलत दवाई दे रही हूँ, मैं उनको ठीक से काउंसल नहीं कर पा रही, या मैं फ़ेक दवाइयाँ बेच रही हूँ, तो उस केस में कुछ कवानीन हैं जो कि मुझ पे रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करते हैं, और अगर मैं उनके कवानीन पे अमल नहीं करूँगी तो मेरा लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है और साथ-साथ मुझे कैद भी हो सकती है। तो ये कुछ कवानीन बनाए जाते हैं ताकि तमाम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से जो है
पूरा कर सकें। यहाँ पे आपकी बुक से वर्डिंग जो है मैंने काफ़ी डिफरेंट की है, काफ़ी आसान की है। अगर आप को ये वर्डिंग ईज़ी लगती है तो आप यहाँ से कर लें। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी की वर्डिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने जस्ट यहाँ से कॉन्सेप्ट को पिक करना है। देन आता है द पर्पज़ ऑफ फार्मेसी लॉ कि जो हमने दवाइयों के लिए लॉ बनाया है, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद आपको पता है कि जी हम किसी भी जगह पे जब कानून बनाते हैं, उसका मकसद ये होता है कि वहाँ की आवाम को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो दवाइयों के रिलेटेड जो हमने कवानीन बनाए हैं या फार्मेसी लॉ जो हमने बनाया है, उसका मकसद ये है कि हम प्रोटेक्ट करें पब्लिक हेल्थ को, कि हम कोई भी ऐसी दवाई लोगों को ना दे रहे हों जिससे उनकी हेल्थ ख़राब हो सके। हम लोगों की सेहत को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं। टू प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम द रॉन्ग यूज़ ऑफ मेडिसिन, हम रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं ताकि किसी भी तरह से जो पेशेंट है या जो कस्टमर है वो दवाई का गलत इस्तेमाल ना करे। जब उसको दवाई गलत मिलेगी तो वो इस्तेमाल भी गलत करेगा। तो हमने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना है ताकि पेशेंट जो है वो दवाई का गलत इस्तेमाल ना करे। गलत इस्तेमाल से मुराद ये हो सकती है कि कोई पेशेंट जो है उसको आपने मेडिसिन ही गलत दे दी है। दूसरा ये हो सकता है कि आपने जो है पेशेंट को बताना ये था कि आपने दिन में 1 टैबलेट खानी है, आपने उसको कह दिया दिन में 4 खानी है, ये भी रॉन्ग यूज़ ऑफ मेडिसिन है। आपने उसको कहना था कि आपने मसल में लगानी है, आपने उसको कह दिया कि ये आपने वेन में लगानी है, ये भी रॉन्ग यूज़ ऑफ मेडिसिन है। आपने उसको कह दिया कि आपने दिन में खानी है, हालाँकि वो रात में खानी थी। आपने उसको कह दिया कि खाली पेट खानी थी, हालाँकि वो खाने के साथ खानी थी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये रॉन्ग यूज़ ऑफ मेडिसिन्स में आती हैं। इस तमाम चीज़ों को ख़त्म करने के लिए क्या बनाया गया है, लॉ बनाया गया है। टू गिव द इन्फॉर्मेशन अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग वाइल यूजिंग द थेराप्यूटिकली होता है कि जब आप दवाई को फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि कोई बीमारी है और आप उसको ठीक करने के लिए दवाई को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको हम थेराप्यूटिक यूज़ कहते हैं। तो जब भी आप किसी भी पेशेंट को कोई दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं या पेशेंट को दवाई बना के देते हैं, तो आपने साथ साथ उसको इन्फॉर्म भी करना है कि इस दवाई का ये साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। यानी कि आप उसे बता देंगे कि अगर आप दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको हल्की फुल्की जो है इरिटेशन होना शुरू हो जाए, हो सकता है कि आपके यूरिन का कलर थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो जाए, हो सकता है कि इससे आपको डायरिया हो जाए। जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन होती है दवाई की, ज़ाहिर है आपने फार्माकोलॉजी पढ़ी है, उसमें ड्रग इंटरेक्शंस भी लिखे होते हैं, एडवर्स इफेक्ट भी लिखे होते हैं। तो आपने, क्योंकि वो नॉलेज है आपके पास, तो आप उस नॉलेज की बेस पे अपने पेशेंट को जो है वो ठीक से गाइड कर सकते हैं। टू कंट्रोल द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी, ये जो कवानीन होते हैं ये इस चीज़ को भी रेगुलेट करते हैं कि जो फार्मेसी के अंदर फार्मासिस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोगों के साथ डीलिंग कर रहे हैं, वो डीलिंग जो है वो ठीक होनी चाहिए, उसमें किसी किस्म की कोई गलती या कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। एक नंबर दवाइयाँ मिलनी चाहिए, दवाइयों में कोई रद्दोबदल नहीं होना चाहिए, उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो इसको हम कहते हैं फार्मेसी प्रैक्टिस, कि फार्मेसी के अंदर जो भी प्रैक्टिस हो रही है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। फिर आता है टू कंट्रोल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, कि दवाई जहाँ से बन रही है, यानी कि कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी जो दवाइयों को बना रही है, वहाँ से दवाई का होलसेलर तक जाना, होलसेलर से दवाई का फार्मेसी पे जाना, फार्मेसी से दवाई का पेशेंट तक जाना, दिस इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। आप देखें कितने सारे स्टेप्स हैं जिससे दवाई गुजर के हम पेशेंट तक जाती है। तो इन तमाम स्टेप्स के अंदर दवाई में किसी किस्म की कोई चेंजेस जो है वो नहीं होनी चाहिए, दवाई बिल्कुल सेफ़ होनी चाहिए, ताकि जब पेशेंट तक दवाई जाए तो वो बिल्कुल सही फॉर्म में जाए और उससे पेशेंट को क्या हो, फ़ायदा हो। द प्राइमरी गोल ऑफ फार्मेसी लॉ इज़, फार्मेसी लॉ का जो पहला मकसद है, जो सबसे अहम मकसद है, वो ये है टू एड्रेस द क्वेश्चन, कि हम क्वेश्चन ये पूछें, हाउ फार शुड गवर्नमेंट गो टू प्रोटेक्ट द पीपल हु यूज़ मेडिसिन ऑफ देयर ऑन चॉइस। यानी कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि ख़ास कुछ छोटी मोटी बीमारियों के लिए डॉक्टर से रिजू नहीं करते, जैसे कि आपके सर में दर्द है या पेट में दर्द है या आपको बुखार है हल्का फुल्का, तो आप खुद से भी मेडिसिन ले लेते हैं। तो उसको हम कहते हैं कि हम अपनी चॉइस की ड्रग जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो दवाइयाँ आप अपनी मर्ज़ी के इस्तेमाल करते हैं, इनको हम कॉमन ड्रग्स कहते हैं, इसमें पेन किलर्स आ जाते हैं। तो ये जो दवाइयाँ होती हैं, ये आपको आसानी से ओवर द काउंटर मिल जाती हैं, जिसके लिए आपको किसी किस्म की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती। तो हमें ये देखना होता है कि जो फार्मेसी लॉ है, वो उसका प्राइमरी मकसद ये है कि वो दवाइयाँ जो कि लोग अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करते हैं, उन दवाइयों की प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखें, जो दवाई किसी ख़ास बीमारी के लिए इस्तेमाल होनी है, वो तो आप किसी डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवाएँगे, वो डॉक्टर आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी देगा। बट वो दवाइयाँ जो कि छोटी-मोटी हैं और हम रेगुलर बेस पे उसका इस्तेमाल करें, जैसे पैराडोल हो गया, पैरासिटामोल हो गया, ब्रूफिन हो गया, उसके बारे में ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन एक तो हर बंदे को होनी चाहिए। दूसरा, ये दवाइयाँ टोटली सेफ़ होनी चाहिए ताकि कोई भी पर्सन जो है इन दवाइयों से हार्म में ना आए। सो ये जो पॉइंट है, इसमें से अगर हम देखें तो एज़ सच जो आपके पास एमसीक्यू आता है, वो ये वाला आ सकता है कि प्राइमरी गोल क्या है फार्मेसी लॉ का। वो ये है कि हमने ये देखना है कि जो हमारी अपनी मर्ज़ी की दवाइयाँ हैं, उनको सेफ़ रखने में हमारी
हमारी गवर्नमेंट हमारी कितनी हेल्प कर रही है। ठीक हो गया। देन आता है स्ट्रक्चर ऑफ फार्मेसी लॉ। यहाँ से आपके एमसीक्यूज निकल सकते हैं कि फार्मेसी लॉ का स्ट्रक्चर कौन बनाता है या किसके अंडर आता है। फार्मेसी लॉ इज़ रेगुलेटेड। रेगुलेटेड का मतलब होता है कंट्रोल करना, कि जो फार्मेसी का लॉ है उसको कौन कंट्रोल करता है, फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, हमारी फेडरल गवर्नमेंट बड़ी होती है, जो पूरी कौम की या पूरी मुल्क की गवर्नमेंट होती है उसको फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। उसके अंदर छोटी छोटी रियासतें आती हैं जिनको हम स्टेट कहते हैं। जैसे पाकिस्तान में अगर हम स्टेट की बात करें तो पाकिस्तान में 5 स्टेट्स आती हैं, जिसमें केपीके आता है, पंजाब आता है, बलूचिस्तान आता है और सिंध आता है। इसके अलावा जो पाँचवीं स्टेट आती है वो हमारे पास इस्लामाबाद टेरिटरी आती है, क्योंकि उसको हम अलग से कंसीडर करते हैं। तो ये 5 स्टेट आती हैं। तो जो सबसे बड़ी आप कह सकते हैं हुकूमत होती है उसको फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। उसके अंदर जो छोटी छोटी स्टेट्स या रियासतें होती हैं उनकी अपनी हुकूमत हो सकती है। तो अब हमने देखना ये है कि फेडरल गवर्नमेंट किस चीज़ को रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है, और जो स्टेट होती है वो किस चीज़ को कंट्रोल करती है। यहाँ से आपका एमसीक्यू निकलता है। जो फेडरल लॉ है यानी वो लॉ जो पूरे मुल्क में चलेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो किसको कंट्रोल करता है, वो ड्रग प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है। कि जो फेडरल लॉ है वो रिलेट करता है ड्रग प्रोडक्ट के ऊपर, कि हमारी ड्रग कैसी बननी चाहिए, उसमें उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। इनको कौन कंट्रोल करेगा, फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी या फेडरल लॉ कंट्रोल करेगा। स्टेट का लॉ क्या होगा, स्टेट का लॉ रिलेट करता है पीपल हु प्रैक्टिस फार्मेसी। जो अवाम है यानी जो पंजाब के लोग हैं उनके ऊपर पंजाब का स्टेट लॉ काम करेगा। ठीक है, जो सिंध के लोग हैं उनके ऊपर सिंध का स्टेट लॉ काम करेगा। जो केपीके के लोग हैं उनके ऊपर केपीके का स्टेट लॉ काम करेगा। बट अगर दवाइयों की बात करें तो पंजाब में, सिंध में, सरहद में कहीं भी अगर दवाइयाँ इस्तेमाल हो रही हैं तो उन दवाइयों के ऊपर कौन सा लॉ है, उनके ऊपर फेडरल लॉ है। ठीक हो गया। फार्मासिस्ट शुड फुलफिल द मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव लॉ। सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव लॉ कौन सा होगा, कि जो आपकी रियासत का लॉ है, जो स्टेट लॉ है, जिस एरिया के अंदर, जिस सूबे के अंदर आप रह रहे हैं उस सूबे का एक अपना कानून भी होता है जिसको हम स्टेट लॉ कहते हैं। सो आप अगर सुबह पंजाब में रह रहे हैं तो स्टेट लॉ कौन सा होगा, आपका पंजाब का लॉ होगा। तो आप चाहे फेडरल लॉ को या पूरे मुल्क के लॉ को फॉलो करें या ना करें, आपको पंजाब के लॉ को एटलीस्ट फॉलो करना ही करना है। अगर आप उस लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो आप पंजाब में नहीं रह सकते, पंजाब से आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। सो हर स्टेट का जो लॉ होता है वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लॉ होता है और वो महदूद लॉ होता है। यानी वो उसी इलाके के या उसी रियासत के लोगों के लिए होता है। जो पंजाब का लॉ है, जो लोग पंजाब में रह रहे हैं वो उनके ऊपर अप्लाई होगा। जो सिंध का लॉ है वो सिंध के ऊपर अप्लाई होगा। यही वजह आप देखें पंजाब फार्मेसी काउंसिल अलग है, क्योंकि उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो पंजाब के लोगों के ऊपर अप्लाई होता है। इसी तरह से जो केपीके की फार्मेसी काउंसिल है वो केपीके के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। उनकी जो फार्मेसी टेक्नीशियंस के रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सिर्फ केपीके में ही अप्लाई होते हैं। तो हम क्योंकि पंजाब में रह रहे हैं तो हमें जो है पंजाब फार्मेसी काउंसिल के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा स्टेट लॉ है। जो केपीके के लोग हैं उनको केपीके के जो काउंसिल है, फार्मेसी काउंसिल, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि वो उसका उनके इलाके का लॉ है। जबकि एक हमारे पास पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल भी होती है जो कि पंजाब, केपीके, सरहद इन तमाम की हेड होती है। सो हम जो लोग हैं या जो फार्मासिस्ट हैं या जो पीपल होते हैं वो उन्होंने किस लॉ को ज़्यादा फॉलो करना होता है, उन्होंने स्टेट लॉ को फॉलो करना होता है। जबकि जो ड्रग हैं उनको कौन कंट्रोल कर रहा होता है, उनको फेडरल लॉ कंट्रोल कर रहा होता है। आई होप आपको ये वाला पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया होगा। सो फार्मासिस्ट शुड फुलफिल, क्योंकि फार्मासिस्ट लोग हैं और हमने पढ़ा है कि लोगों ने किस लॉ को फॉलो करना होता है, स्टेट लॉ को। तो फार्मासिस्ट शुड फुलफिल द मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव लॉ, दैट इज़ द स्टेट लॉ। तो अगर आप फार्मासिस्ट हैं, अगर आप पंजाब में फार्मासिस्ट हैं तो आपको पंजाब के लॉज को फॉलो करना होगा। अगर आप केपीके के फार्मासिस्ट हैं तो आपको केपीके के लॉज को फॉलो करना होगा। अगर आप सिंध के फार्मासिस्ट हैं तो आपको सिंध के लॉज को फॉलो करना होगा। अगर मैं पंजाब में काम कर रही हूँ तो मैं ये नहीं कह सकती कि मैं जो हूँ पंजाब के लॉ को फॉलो नहीं करती, मैं केपीके के लॉ को फॉलो करूँगी, क्योंकि वो फेडरल लॉ है, वो पूरे पाकिस्तान में चलता है। ऐसा नहीं है। आपके लिए जिस इलाके में आप काम कर रहे हैं, आपके लिए उस इलाके के लॉ को फॉलो करना ज़्यादा ज़रूरी है। सो आप पंजाब में हैं तो आपको पंजाब के लॉ को फॉलो करना है, दैट इज़ अ स्टेट लॉ। सो स्टेट लॉ इज़ अ स्ट्रिक्टर, कि स्टेट लॉ जो है वो स्ट्रिक्ट होता है, उसमें किसी किस्म की कोताही आप नहीं कर सकते। फेडरल लॉ में आप कोताही थोड़ी बहुत जो है वो चल जाती है। तो यहाँ से आपके बहुत सारे एमसीक्यूज़ निकल सकते हैं कि फेडरल लॉ किस पे अप्लाई होता है, ड्रग्स पे। स्टेट लॉ किस पे अप्लाई होता है, लोगों के ऊपर, जिसमें फार्मासिस्ट आ जाते हैं, फार्मेसी टेक्नीशियंस आ जाते हैं, लोग आ जाते हैं, उनके ऊपर स्टेट लॉ अप्लाई होता है। स्टेट लॉ स्ट्रिक्ट होता है या फेडरल लॉ स्ट्रिक्ट होता है, तो स्टेट लॉ जो है वो स्ट्रिक्ट भी होता है और महदूद भी होता है, अपने ही इलाके के लोगों के लिए होता है, अपने सूबे से बाहर वो काम नहीं कर रहा होता। फॉर एग्जाम्पल, अब वो आपको एक एग्जाम्पल से समझा रहा है कि फॉर एग्जाम्पल
अगर फेडरल लॉ आपको कहता है कि ड्रग इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू प्रिस्क्रिप्शन ओनली सेल। प्रिस्क्रिप्शन ओनली सेल का मतलब होता है कि ऐसी दवाई जिसको सिर्फ और सिर्फ आपने प्रिस्क्रिप्शन होगी तो ही सेल करना है, ठीक है। कि अगर एक ड्रग लॉ कहता है कि ये दवाई है, इसको आपने ये महदूद नहीं है कि आपने इसको सिर्फ उसी पेशेंट को सेल करना है जिसके ऊपर प्रिस्क्रिप्शन है, जिसके पास प्रिस्क्रिप्शन है, ठीक है। लेकिन स्टेट लॉ आपको कहता है कि आपने दवाई को उसी बंदे को सेल करना है जिसके पास प्रिस्क्रिप्शन है। तो अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि फेडरल लॉ तो कहता है कि बगैर प्रिस्क्रिप्शन के भी दवाई दे सकते हैं। ये वाली सपोज करें दवाई का नाम है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है। फेडरल लॉ में लिखा हुआ है कि ये दवाई जो है वो हम बगैर प्रिस्क्रिप्शन के दे सकते हैं। लेकिन आपका स्टेट लॉ कहता है कि पंजाब में अगर आप रह रहे हैं तो पंजाब का लॉ कहता है कि आपने जो दवाई है ये आप बगैर प्रिस्क्रिप्शन पंजाब में नहीं दे सकते। तो अब आप एज अ फार्मासिस्ट पंजाब में कंफ्यूज हैं कि मैं फेडरल लॉ को फॉलो करूं या मैं स्टेट लॉ को फॉलो करूं। तो आप किसको फॉलो करेंगे? डेफिनेटली आप स्टेट लॉ को फॉलो करेंगे, आप पंजाब के लॉ को फॉलो करेंगे क्योंकि आप पंजाब में रह रहे हैं। तो अगर आपको पंजाब लॉ कह रहा है कि आप इस दवाई को सिप्रोफ्लॉक्सासिन को विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते, तो आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि आप क्योंकि पंजाब में रह रहे हैं तो आप उस लॉ को फॉलो करेंगे और आप दवाई को विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जो है वो पेशेंट को नहीं देंगे। अगरचे फेडरल लॉ उसके बारे में आपको कह रहा है कि आप दे सकते हैं, लेकिन आपके लिए जो रिस्ट्रिक्टिव लॉ है, जो स्ट्रिक्ट लॉ है, वो कौन सा लॉ है? स्टेट लॉ है। सो ये एक एग्जांपल थी आपको समझाने के लिए, जो हमने ऊपर वाले पॉइंट्स पढ़े हैं। आई होप ये क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है कि फार्मेसी एथिक्स क्या होती हैं। फार्मेसी पहले हमने लॉ की बात की कि लॉ हमें ये कहता है कि आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है। अब आते हैं कि फार्मेसी में एथिक्स क्या होती हैं। एथिक्स से मुराद है कि अखलाकियात क्या क्या हैं। कि लॉ तो हमें बहुत चीज़ें सिखाता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमें कानून नहीं सिखाता, बल्कि हमारे अखलाकियात का तकाजा है कि हमें इन चीज़ों को पूरा करना है। जैसे कि अब हमें ये चीज़ कानून में नहीं लिखी हुई कि आपने लोगों के साथ अच्छा बिहेव करना है, आपने किसी की मदद करनी है, लेकिन हमारी अखलाकियात ये हैं, हमारी तरबियत ये है, हमारा दीन ये है कि हमें ये सिखाया जाता है कि आपने लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करना है, आपने छोटे से प्यार करना है, बड़े की आपने इज़्ज़त करनी है, किसी को अगर आपकी हेल्प चाहिए तो आपने उसकी हेल्प करनी है, हालांकि कानून के अंदर नहीं है। सो कानून एक डिफरेंट चीज़ है, एथिक्स एक अखलाकियात के अंदर आता है जो कि आपकी तरबियत का हिस्सा होता है। तो फार्मेसी की कुछ एथिक्स होती हैं कि अगर आप किसी भी मेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, और ख़ास तौर पर अगर आप ड्रग के मेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उस केस में आपकी क्या क्या अखलाकियात आपके अंदर होनी चाहिए। तो सबसे पहले एथिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल एथिक्स। कि फार्मेसी का जो एथिक्स है ये मेडिकल एथिक्स की एक ब्रांच है। डैट प्रोवाइड फ्रेमवर्क टू द फार्मासिस्ट। ये एक मजमुआ पेश करती है। किसको मजमुआ पेश करती है? फार्मासिस्ट को। डैट व्हाट टू डू इन द फार्मेसी प्रैक्टिस। ये फार्मासिस्ट को बताती है कि जब आपने फार्मेसी के अंदर प्रैक्टिस करनी है, एज अ फार्मासिस्ट आपने फार्मेसी के अंदर काम करना है, तो आपकी अखलाकियात क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, आप चाहें तो इस डेफिनेशन को मज़ीद भी शॉर्ट कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल एथिक्स डैट गिव डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट डैट व्हाट टू डू इन द फार्मेसी प्रैक्टिस। कि आपने फार्मेसी के अंदर जब प्रैक्टिस करनी है तो आपने क्या क्या करना है। अब कुछ कोड ऑफ एथिक्स होते हैं। कोड ऑफ एथिक्स से मुराद है अखलाकियात का ही कुछ मजमुआ होता है कि कुछ ज़रूरी बातें हैं जो कि उनको हम कोड ऑफ एथिक्स कहते हैं, यानी अखलाकियात का कुछ मजमुआ जो कि फार्मासिस्ट को फॉलो करना होता है। अब क्या क्या है जी? फार्मासिस्ट क्योंकि एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल है जो कि लोगों की मदद करता है ताकि वो दवाई को अच्छे से इस्तेमाल कर सकें, तो उसको किन किन अखलाकियात का मुजाहरा करना चाहिए। तो कुछ अखलाकियात हमने यहाँ पर लिखी हैं, आप इसमें मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। अब ये वो अखलाकियात हैं जो अगर आप सिर्फ सुन ही लें तो आप खुद से भी इसको लिख सकते हैं। पहली आपके पास क्या आती है जी? फार्मासिस्ट रिस्पेक्ट पेशेंट फार्मासिस्ट रिलेशनशिप। कि आपके पास कोई भी पेशेंट आता है, वो अमीर है, गरीब है, किसी भी रंग नस्ल से ताल्लुक़ रखता है, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, इससे आपका कोई भी कंसर्न नहीं है। वो आपके लिए सिर्फ क्या है? वो आपके लिए पेशेंट है और आपने उसको सर्व करना है। हमारे लिए एज अ मेडिकल प्रोफेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो सेहत है। वो सेहत किसी भी इंसान की हो सकती है, वो अमीर हो सकता है, गरीब हो सकता है, काला हो सकता है, गोरा हो सकता है, वो जो है छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, नॉन मुस्लिम हो सकता है। आपके लिए जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो आपका मज़हब नहीं है। आपके लिए जो प्रोफेशन में फ़र्स्ट प्रायोरिटी है वो है पब्लिक हेल्थ। कि आपने अपने पेशेंट के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप रखना है, आपने उसको अच्छे से गाइड करना है और डिटेल इन्फॉर्मेशन दवाई के बारे में पहुँचानी है। अगर उसकी कुछ क्यूरीज़ हैं, उसको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो ये आपकी अखलाकियात हैं कि आप उसको अच्छे से जो है वो इन्फॉर्म करें। देन आता है अ फार्मासिस्ट प्रमोट पेशेंट केयर इन द कॉन्फिडेंशियल मैनर।
कि आपने जो पेशेंट को केयर देनी है, पेशेंट को जो भी आपने इन्फॉर्मेशन देनी है, पेशेंट की जो भी मुश्किलात हैं, जो भी बीमारी है, आपने उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है। ऐसा नहीं करना कि पेशेंट को अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बीमारी है जो कि फैल सकती है, जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोगों तक लग सकती है, तो आप सबको बताते फिरें जी फ़लाँ बंदे को कैंसर है, फ़लाँ की किडनी ख़राब है या फ़लाँ को जो है उसका जो है वो उसको साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, उसका दिमाग ठीक काम नहीं करता। तो ये चीज़ें आपने लोगों तक नहीं पहुँचानी। आपका और पेशेंट का एक कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, जो एंग्ज़ायटी का शिकार होते हैं, या जिनके फैमिली में कुछ इश्यूज़ चल रहे होते हैं और उनको कुछ इनहेरिटेड मसाइल होते हैं, फर्टिलिटी के मसाइल होते हैं। सो एज़ पेशेंट फार्मासिस्ट रिलेशनशिप आपने उस बात को अपने हद तक कॉन्फिडेंशियल रखना है और उसके उस मसले को सॉल्व करने में पेशेंट की जो है वो मदद करनी है। थर्ड आता है कि अ फार्मासिस्ट रिस्पेक्ट द पेशेंट डिग्निटी। आपने पेशेंट के वक़ार का भी ख़्याल रखना है। आपने आपके लिए आपका पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट का हामिल है। अगर आपका पेशेंट जो है वो नॉन मुस्लिम है और आप उसको कहें कि आप जो है ये दवाई भी खाएँ, साथ में आप सूरह रहमान भी पढ़ें, तो ऑब्वियसली वो नॉन मुस्लिम है, उसके लिए इस चीज़ की जो है वो अहमियत नहीं है। तो आपने उसके ऊपर अपना मज़हब लागू नहीं करना। वो जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, आपने उसको उसके अकॉर्डिंग जो है वो डील करना है। आप उसको दवाई देंगे और साथ में आप कहें कि आप एक्सरसाइज कर लें, आप अपना थोड़ा-सा अपने अपने जो आपके प्यारे हैं उनके साथ बात करें, उनके साथ टाइम गुज़ारें, ताकि आपके मेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो सकें। सो आपने पेशेंट की डिग्निटी का, उसके वक़ार का ख़्याल रखना है, उसको इरिटेट नहीं करना, उसको डिग्रेड नहीं करना कि ये तो बहुत महँगी दवाई है, तुम तो अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकोगे, तुम किसी और डॉक्टर के पास चले जाओ, किसी और फार्मासिस्ट के पास चले जाओ, मेरे पास सस्ती दवाई नहीं है। तो ये चीज़ें आपने वहाँ पे नहीं करनी। अ फार्मासिस्ट मेंटेन द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। फार्मासिस्ट जब आप फार्मेसी पे काम कर रहे होते हैं, तो सिर्फ ये नहीं कि आपने बस फॉर्म डी किया और आप फार्मेसी पे काम करना शुरू हो गए और आप सारी ज़िंदगी बस वही करते रहेंगे। आपने अपने आप को प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट भी रखना है। मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं, सेमिनार्स हो रहे होते हैं, एमफिल हो रहा होता है, पीएचडी हो रही होती है। आप अपने आप को अप टू ग्रेड करें। जो जो दुनिया के अंदर रिसर्च हो रही है, आप उसमें आपको इन्वॉल्वमेंट हो, आपको पता हो कि दुनिया जो है वो किस तरफ जा रही है, कौन सी नई दवाई आ रही है, उसके क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं, ताकि आप अपनी पब्लिक को क्या कर सकें, आप अपनी पब्लिक को आप फैसिलिटेट कर सकें। तो उसके लिए आपकी कॉम्पिटेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अप टू डेट रहना ज़रूरी होगा। अ फार्मासिस्ट हैव प्रोफेशनल ऑनेस्टी। आपको अपने फील्ड के साथ ऑनेस्ट होना चाहिए कि आपके जो लोग हैं, आप किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखते हों, आपकी पहली प्रायोरिटी जो है वो ह्यूमैनिटी है, यानी कि इंसानियत है। आपने इंसानियत की खिदमत करनी है। देखें, एज़ अ ह्यूमन जो भी इंसान दुनिया में आया है उसने वापस जाना ही जाना है, चाहे आप 60 साल जी लें, आप 100 साल जी लें, या आप 150 साल जी लें। एट द एंड इंसान की जो एंड है वो मौत है। लेकिन उससे पहले आपके ज़िम्मे अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें लगाई हैं, वो ये हैं कि आपने अपनी आखिरत की भी तैयारी करनी है। नो डाउट आपको अपने प्रोफ़ेशन में बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप अपने लोगों के साथ जितना सिंसियर होंगे, जितने ऑनेस्ट होंगे, जितना हार्ड वर्क के साथ आप मुखलिस होकर लोगों के साथ काम करेंगे, लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट डेवलप होता है और उसके बदले अल्लाह ताला आपको पता नहीं कहाँ-कहाँ से नवाज़ रहा होता है। तो कोशिश करें, आप जिस भी प्रोफ़ेशन से हैं, उसके अंदर आप ऑनेस्ट रहें और लोगों को अच्छे से आप सर्व करें। अ फार्मासिस्ट रिस्पेक्ट द वैल्यूज़ ऑफ अदर हेल्थ केयर प्रोफेशन। एक फार्मासिस्ट जो होता है वो ना सिर्फ अपनी अखलाकियात या इक़दार का एहतराम करता है, बल्कि उसके साथ साथ जो भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो उससे अपर पोस्ट पे हैं, चाहे वो उससे लोअर पोस्ट पे हैं, वो उनकी भी अखलाकियात इक़दार का एहतराम करता है। चाहे आपके कोई वर्कर्स हैं जो छोटे लेवल पे हैं, आपको चाहिए कि आप उनकी भी इवेंट्स को इंजॉय करें, आप उनको भी फैसिलिटेट करें। अगर आप कहीं पे आउटिंग कर रहे हैं तो आप उनको भी लेके जाएँ, अगर आप चाय पी रहे हैं तो आप उनको भी पिलाएँ। आप किसी की लेग पुलिंग ना करें, आप सबके इक़्तिदार का ख़्याल रखें और सबको एक टीम की तरह आप लेके चलें, तभी कोई भी मुआशरा जो है वो आगे की तरफ मूव करता है। फार्मासिस्ट सर्व द इंडिविजुअल एंड द कम्युनिटी। फार्मासिस्ट को एक-एक बंदे को भी सर्व करना चाहिए और पूरी कम्युनिटी जो है वो भी फार्मासिस्ट की ज़िम्मेदारी है। आप जिस जगह पे रह रहे हैं वहाँ पे अगर 400 बंदे आपके इर्द-गिर्द रहते हैं, तो वो 400 बंदों को सर्व करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी अखलाकियात हैं। और इसके साथ-साथ जो एक बंदा अगर आप 400 को नहीं कर सकते, तो आप इंडिविजुअली और किसी एक बंदे की ज़िंदगी भी चेंज कर रहे हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन से, आपकी डायरेक्शन से अगर कोई एक बंदा भी ठीक हो रहा है, तो वो भी आपके लिए सदका जारिया के तौर पर काम करेगा। सो ये कुछ एथिक्स हैं, अखलाकियात हैं, जो एज़ अ ह्यूमन हम सबको पता होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे फार्मासिस्ट ही हो। ये तो क्योंकि हम लॉ एंड एथिक्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमने वर्ड फार्मासिस्ट या फार्मेसी टेक्नीशियन यूज़ किया है। बट ये वो एथिक्स हैं जो कि हमें डेली लाइफ में भी फॉलो करनी चाहिए। सो ये था जी आज का टॉपिक अबाउट फार्मेसी लॉ एंड फार्मेसी एथिक्स। 2 डिफरेंट सवाल थे, बहुत आसान से सवाल थे। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।